आज हम पढ़ेंगे रेबीज़ के बारे में कि रेबीज़ क्या होता है। तो रेबीज़ जो है एक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि एनिमल से यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइटिंग, सलाइवा और जो है इन्फेक्टेड एरिया पर जो है सलाइवा जो है टच होने से। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म जो है वो है रेबीज़ वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, तो रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब रेबीज़ वायरस जो है फर्स्ट सिम्टम दिखाना स्टार्ट करेगा तो वो होगा 2 to 3 वीक्स हो सकता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर इसके अलावा 1 वीक से लेके 1 ईयर तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं रेबीज़ वायरस के। तो रेबीज़ वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए, तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स का जो या तो ये बाइटिंग कर लें, बाइट करने से जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस में। इसके अलावा या फिर इनका सलाइवा जो है, सलाइवा से भी हो सकता है, जैसे कि किसी पर्सन को इंजरी हुई है और वो इंजरी वाले एरिया, किसी भी पर्सन को जो है इंजरी हुई है तो एनिमल का जो सलाइवा होगा, तो एनिमल का सलाइवा अगर उस इंजरी से टच होता है, जैसे कि वो एनिमल्स जो हैं बहुत क्लोज होते हैं, तो अगर उनका सलाइवा टच हो गया उस इंजरी से तो इससे भी जो है रेबीज़ वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जो रेबीज़ के सिम्टम्स हैं उनको 2 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनिशियल स्टेज और सेकंड है प्रोड्रोमल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज है उस स्टेज में जो है इनिशियल स्टेज में पेशेंट को एक तो इरिटेशन होगी बहुत ज़्यादा, जिस भी जगह पर बाइटिंग की है या फिर उसका सलाइवा जो है इंजरी एरिया, जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पर टच हुआ है, तो वो बाइटिंग या फिर इंजर्ड एरिया जो है वहाँ पर उस पर्सन को पेन होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी उस एरिया में, और साथ ही साथ में स्वेलिंग भी रह सकती है। इसके अलावा उन पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, एंजाइटी होगी, फियर होगा जो कंडीशन को लेके कि उनको डॉग जो है बाइटिंग की है किसी एनिमल ने, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी रह सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर राइज रह सकता है, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, किससे, वाटर से इरिटेशन होगी उनको, और इसके अलावा जो है लाइट से सेंसिटिविटी होगी उनको, और उनको बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगेगा, उनको शोर जो है, शोर शराबे से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। इसके साथ जो है जो पर्सन है उस पर्सन को जो है जैसे कि उनको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम रह सकती है उन पेशेंट को, और उन पेशेंट को जो है मसल पेन रह सकता है। जैसे कि नेक एरिया है, नेक एरिया में जो है मसल स्पैज़म हो जाएगा नेक एरिया का, तो स्पैज़म की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा उस एरिया में। इसके अलावा अनदर सिम्टम्स जो हैं वो भी शो होते हैं इस डिसीज़ में, जैसे कि उनको वाटर से डर लगेगा, पानी के नज़दीक जाते ही उनको डर लगेगा, और जो है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन और फियर रहेगा, साथ ही साथ इंसोम्निया रहेगा उनको, और एंजाइटी रहेगी, और उनको जो एनोरेक्सिया रहेगा, उनको भूख नहीं लगेगी अच्छे से, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ है, अगर वो बाइट करे और वो जो है थोड़ा सीवियर होने लगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, और सीवियरनेस की वजह से जो है उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा एनोरेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा बात करेंगे प्रोड्रोमल स्टेज की। तो प्रोड्रोमल स्टेज में जो है फर्स्ट सिम्टम है कि उन पेशेंट को खाना जो निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, उनको बात करने में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, इसके साथ जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होगी उन पेशेंट को, और उनकी हार्ट रेट जो है बढ़ी हुई रहेगी, हार्ट रेट। और इसके अलावा जो है उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखी जाएगी फॉर द नॉइज़, और जो है लाइट एंड वाटर कि इन सारी चीज़ों को लेके उनमें सेंसिटिविटी देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखी जाएगी उनमें।
तो ये जो है प्रोड्रोमल स्टेज में होता है। साथ ही साथ जो है उन पेशेंट को बहुत हाई जो है टेम्परेचर रहता है, उनका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज रहता है और वॉइस में जो है हॉर्सनेस देखी जाती है। इसमें जो वॉइस है उनकी एक तो बहुत ही लाइट हो जाएगी, साथ ही साथ जो है हॉर्सनेस देखने को मिलेगी उन पेशेंट में। जब वो बात करेंगे तो हॉर्सनेस जैसा एकदम भारी सी आवाज़ उनको उनकी जो है सुनाई देगी। इसके साथ पेशेंट को हेडेक हो सकता है, मसल पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो इनिशियल एंड प्रोड्रोमल स्टेज में शो होते हैं जो रेबीज़ के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में जो है हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि कब जो है बाइटिंग की थी या फिर कब जो है कंटामिनेटेड जो है कब जो इसका फर्स्ट बाइट किया था जो डॉग ने या फिर उनके एनिमल ने। इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें कि उस एरिया को देख सकते हैं कितना वहाँ पर या फिर जैसे अल्सरेशन तो नहीं हो गया बहुत ज़्यादा, उस जगह में इचीनेस है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, वो सारा फिज़िकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। उनके स्पैज़म जो है स्पैज़म या फिर स्टिफनेस उनकी नेक में जो है देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उनमें होगी, तो वो सारी सिम्टम्स जो हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन में आराम से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा करेंगे उनको जो फर्स्ट जो सिम्टम होता है रेबीज़ का, सबसे प्राइमरी सिम्टम है वो है फियर फ्रॉम वाटर। यानी कि उन लोग को जो रेबीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनको सबसे पहला सिम्टम होता है उनको वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइट से सेंसिटिविटी होती है और इसके साथ में जो है नॉइज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जो है स्किन बायोप्सी करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं और सलाइवा की टेस्टिंग करवा सकते हैं रेबीज़ जो वायरस की फाइंडिंग्स के लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट के लिए बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में जो है एंटीस्पैज़मोटिक दे सकते हैं। एंटीस्पैज़मोटिक जो मेडिसिन्स हैं उनसे जो है स्पैज़म कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट में हाइपरथर्मिया है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं और पेशेंट को जो है O2 थेरेपी देंगे जिससे कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो और साथ में ही कार्डियक सपोर्ट देंगे जिससे कि उनकी हेल्थ ठीक रह सके। इसके अलावा पेशेंट को जो है आइसोलेट करके रखेंगे सब लोग से और जो है उनको ऐसी जगह आइसोलेट करेंगे जहाँ पर जो है लाइट बहुत कम हो और जो पानी से उनको दूर रखेंगे और नॉइज़ वहाँ पर ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मैनेजमेंट में जो है उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देंगे उन पेशेंट को और इसके अलावा वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में जो है उनको एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं, रेबीज़ जो है रेबीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं जिससे कि उनका जो कंडीशन है वो ठीक हो। तो ट्रीटमेंट के अलावा बात करेंगे इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी नर्सिंग स्टाफ होंगे वो जब उन पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए जाएंगे तो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ख्याल रखें, वो ग्लव्स पहने, मास्क पहने, गाउन पहने जिससे कि और साथ ही साथ जो शील्ड जो फेस शील्ड होती है उसको भी यूज़ करें जिससे कि जो वायरस है ये ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर उनके जो है सलाइवा हो गया, उनका कफिंग, टॉकिंग या फिर जो है उनके अनदर जैसे कि यूरिन हो गया, ये सारी चीज़ों से उनका जो ये रेबीज़ वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करें। इसके अलावा बात करेंगे कि जो हेल्थ प्रमोशन है वो कैसे किया जाए। तो हेल्थ प्रमोशन में जैसे कि जब भी रेबीज़ जो बाइट हुआ है, जब भी एनिमल बाइट हुई है तो उसी टाइम पर उसको क्लीन वाटर एंड सोप से उनको वॉश करें उस एरिया को। इसके बाद में वैक्सीनेशन लें। तो वैक्सीनेशन में जो है रेबीज़ का वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट डोज दिया जाता है आफ्टर 3 डेज़, उसके बाद में आफ्टर 7 डेज़, फिर उसके बाद 14th डेज़ और उसके बाद जो है 28 जो डेज़ होता है ये जो है इतने डोज दिए जाते हैं 3rd, 7th और इसके बाद 14th एंड 28th डेज पर जो है इसका वैक्सीनेशन किया जाता है जिसमें कि 1 ml ऑफ जो एंटीबॉडीज़ होती है रेबीज़ की वो एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं IM, तो इनको देंगे। और इसके अलावा जो है पेशेंट में पेन वगैरह को और इरिटेशन को कम करने के लिए जो है मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाएंगे जिससे कि उनका पेन कम हो और उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो, इरिटेशन कम हो सके।
तो ऐसे हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा था रेबीज़ के बारे में कि रेबीज़ क्या होता है, कैसे ये कॉज होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और जो है कैसे इसका हेल्थ प्रमोशन किसी पर्सन का कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।